चर्चा में मेरे साथ सीधी बात करते हैं और मेरे सीधे सवालों का जवाब दे रहे हैं पिछले 2 महीने से प्रभु चावला। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह आज स्टूडियो में हैं तो और अच्छा लग रहा है। आपका अखबार नाम का अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। साथ में हैं विनोद अग्निहोत्री, किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं और देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक, और हमारे लिए लगातार सर्वे करते हैं और 1 तारीख को अपना पिटारा खोलेंगे 5 बजे के बाद, यशवंत देशमुख। पर पिटारा तो यशवंत 1 को तो खुलेगा, पर पिटारे का एक ट्रेलर तो बताइए, एक झांकी तो दीजिए। ये 6 चरण का चुनाव कहां खड़ा है? आपको एक झांकी देते हैं। हाँ, वो ये है कि आपको याद होगा कि हम लोग अक्सर टर्नआउट का जिक्र और उसका बातचीत करते समय हमने ये बोला कि महाराष्ट्र अपवाद हो रहा है, महाराष्ट्र में टर्नआउट घट रहा है, जबकि मामला हमारे प्री पोल ट्रैकर के हिसाब से वहां बहुत कांटे की टक्कर और बढ़िया टक्कर होनी चाहिए। उस लिहाज से टर्नआउट कम नहीं होना चाहिए था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने महाराष्ट्र के सारे टर्नआउट के आंकड़े पूरे निकाल के देखे और उससे हम इस नतीजे पहुंचे कि ये सारी हवाई बातें थी कि महाराष्ट्र में टर्नआउट कम हो गया, गिर गया, मुंह के बल गिर गया। महाराष्ट्र में टर्नआउट गिरा नहीं है। महाराष्ट्र में टर्नआउट बहुत जोरदार है, अच्छा है। और जैसा कि हमारे प्री पोल ट्रैकर में हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि टर्नआउट उन जगहों पे बहुत अच्छा होगा जहां पर मुकाबला अच्छा होगा, तो 2 जगह पे मुकाबले अच्छे दिख रहे हैं महाराष्ट्र में, जहां पे टर्नआउट एक्चुअली बढ़ गया है पहले के मुकाबले। एक तो शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो आपस में लड़ाई है, उन सीटों पे टर्नआउट बढ़ गया है। इसका मतलब दोनों ही लोगों ने जान झोंक दी है सिद्ध करने में कि असली शिवसेना कौन है। पहली बात तो ये। दूसरा, टर्नआउट बहुत अच्छा बढ़ा है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाली सीटों पे, क्योंकि वो सीधी सीधी नेशनल लड़ाई की, नेशनल स्टेक होल्डर्स के बीच में उनके सिंबल के ऊपर बिना किसी कंफ्यूजन के कि असली कौन है, नकली कौन है, असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली एनसीपी, नकली एनसीपी, जो कुछ भी था असली कांग्रेस थी, असली भाजपा थी। इसलिए वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं था और वहां पर टर्नआउट। तो ये प्रो इनकम्बेंसी की आहट है, एंटी इनकम्बेंसी? बीजेपी ने 2019 में एक सैचुरेशन पॉइंट, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, उसे छूती दिखाई दी थी। 10 साल भाई सरकार को भी हो गए हैं, तो ये वो नाराजगी की बानगी है या वो उत्साह और वो भरोसा अभी भी कायम है बीजेपी में? मुझे लगता है जितना हमारे ट्रैकर्स में संकेत थे उसमें एक चीज समझ में आ रही थी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए जो उनका कोर बेस है उसमें उनकी सिंपैथी या उनका कोर बेस में उनका सद्भाव बना हुआ है। लेकिन जो शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के वोटर्स का लोकसभा का फिगर था, वो चीज थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था कि वो वोटर क्या कांग्रेस के वोटर को वोट डालेगा। ये एक इंटरेस्टिंग चीज देखने की होगी। इसलिए हमारा बहुत निगाह रहेगी 1 तारीख को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सीट के ऊपर। मैं उसी का तो पूछ रहा हूं, वहां पर वोटर टर्नआउट आपने कहा दरअसल बड़ा है, वो प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है? दोनों ही तरीके के ऑप्शंस उसमें दिख रहे हैं। जहां पे मुझे लगता है कि पुराने टिकट्स रिपीट किए गए होंगे और अच्छे एमपीज नहीं होंगे, वहां पे एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ेगा। और जहां पे ऐसा नहीं है वहां पर शायद प्रो इनकम्बेंसी का उनको परिणाम मिले। एक इंटरेस्टिंग बात और भी बताएं आपको, एक और इन सब लड़ाइयों के बीच में जो हमने घर की लड़ाई, बाहर की लड़ाई और एक तीसरी घर की लड़ाई है, बड़े पवार और छोटे पवार। हाँ। वो एकमात्र हिस्सा है जहां पर टर्नआउट गिर गया है। इसका मतलब यह है चाचा भतीजी की लड़ाई में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, उन्हीं के लोगों को इंटरेस्ट है। उसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, इन सब के वोटर्स को दरअसल चाचा भतीजे की लड़ाई में ऐसा लगता है कोई इंटरेस्ट नहीं है और वहां पे टर्नआउट ड्रॉप करेगा। और अगर यही चीज, ये पैमाना क्या यूपी और बिहार की क्या तस्वीर दिखा रहा है? वहां लड़ाई विपक्ष के दावों की माने तो कांटे की टक्कर चल रही है। विपक्ष की बात माने तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 सीटों पे कांटे की टक्कर चल रही है और उस दावे में दम भी है। दम है, मैं वही तो करूंगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष क्या बोले, हमें क्या लेना देना? दावे में आपके आंकड़े? जी बिल्कुल, दावे में दम है, मतलब दावे में दम है। मैं केवल टर्नआउट के आंकड़ों को देख के बता रहा हूं कि जहां जहां पर भी उत्तर प्रदेश में 25-30 सीटों पे जहां कंटेस्ट अच्छा है, वहां टर्नआउट बाकी राज्य के औसत से ज्यादा बेहतर और इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज, बिहार का जहां तक सवाल है, बिहार में इतना जरूर लग रहा है कि विपक्ष के दावे में दम उन जगहों पे है ज्यादा जहां पर
जेडीयू के कैंडिडेट ज्यादा हैं और उसका एक असर है, लेकिन बावजूद उसके जो कंट्रास्ट टर्नआउट का दिखना चाहिए बिहार में वैसा नहीं दिख रहा है संदीप, जैसा कि बाकी जगहों पे दिख रहा है, अच्छे कंटेस्ट खराब कंटेस्ट का। तो बिहार में समहाउ वैसा कंट्रास्ट किसी भी तरीके का नॉन इसी में एक कड़ी जुड़ती है, थोड़ा सा आप तो उसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि डेटा आपके पास है। आप हर चरण के बाद तो एग्जिट पोल कर ही रहे हैं, मुकम्मल तस्वीर आएगी 1 जून को, तो 6 चरणों के तो आप दरअसल एग्जिट पोल कर चुके हैं यशवंत। मैं उनका खुलासा भी करवाना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि पाबंदी भी है और वो गैर कानूनी हो जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं। पर ये जो जाति मुंह बाती दिखाई दे रही है, और जो समीकरण, जो पारंपरिक समीकरण थे, पारंपरिक मैं उस सेंस में कह रहा हूं 2014 2019 में जो हमें गठजोड़ होते दिखाई दिए, क्या उनमें कुछ बदलाव आया है? और तीनों राज्यों का मैं उदाहरण देते हुए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। बहुत से जानकारों का यह मानना है कि मराठा, मुसलमान और दलित, ये एक गठजोड़ महाविकास अघाड़ी के पक्ष में बनता दिखाई दे रहा है। और बिहार में अगर हम बात करें तो मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़ते हुए तेजस्वी यादव, अब कुशवाहा, मल्लाह और अति पिछड़ी जातियों में कुछ सेंधमारी कर रहे हैं। और जी अटकते भटकते झटकते हुए 2-2 3-3 बार सीटें बदलकर भी अखिलेश यादव ने कि जी 5 निषाद को दे दिया, 5 शाक्य को दे दिया, 7 कुर्मी को दे दिया, तो एक रेनबो कोएलिशन बनाने में वो कामयाब होते दिख रहे हैं। कुछ ऐसा दिखता है क्या आपको? जो दिखता है वो ये कि विपक्ष ने, या जैसे आपने अभी बोला, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जैसे अगर आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विपक्ष ने बहुत अच्छे टिकट बांट दिए, इसलिए मुकाबला तगड़ा हो गया। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने अपने टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी खुद की दुर्गति की। अदरवाइज कोई कारण नहीं था कि ये चुनाव फंसा हुआ दिखता उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट पर। केवल अगर आप 2-4 घर की सीटें सपा की छोड़ दें और रायबरेली छोड़ दें, तो उसके अलावा ऐसा लग नहीं रहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव फंसेगा, क्योंकि मायावती अलग हो गई थी, महागठबंधन थी, और 2.5% के साथ में कांग्रेस गठबंधन के अंदर आई थी। लेकिन बीजेपी ने बड़ी तादाद में अपने नॉन परफॉर्मिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो टिकट्स रिपीट किए हैं, मुझे लगता है कि उसका खामियाजा हो सकता है शायद उनको भुगतना पड़े, क्योंकि अदरवाइज ये टर्नआउट के मसले पे, जिन जगहों पे उनकी स्थिति एमपीज की बहुत अच्छी नहीं थी, वहां पे टर्नआउट का बढ़ना एक अच्छे कंटेस्ट की ओर इशारा करता है। तो मैं इसे पलट कर अब दूसरे अंदाज में सवाल पूछूं। एक बात तो तय हो गई, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का भी जो आपने उदाहरण दिया है कि कोई एक नाराजगी तो भारी पड़ सकती है बीजेपी पर क्या ये मोदी का करिश्मा इनको पार ले जा सकता है क्या? अब बात वहां अटकेगी, सांसद से नाराजगी, ये बात तो अंडरलाइन होती दिख रही है आपके विश्लेषण में। नहीं, सांसद से नाराजगी तो अच्छी खासी विश्लेषण में दिख रही है, और इसीलिए जब बीजेपी ने 100 से ज्यादा लोगों के टिकट काटे थे, तब मुझे लगा था कि शायद वो उस पुरानी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं जिसमें नॉन परफॉर्मिंग एमपीज के टिकट काट देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के केस में वो नहीं काटे, बिहार में भी नहीं काटे, बिहार में भी बिहार के भी नहीं काटे, सीट कटी है। बिहार के केस में तो संदीप और भी ज्यादा विचित्र बात यह है कि बिहार के केस में एक तो नीतीश कुमार का कैंडिडेसी में उनके टिकट का हल्का होना, टिकट का सिंबल का हल्का होना, और उसके ऊपर हल्के सिंबल पर अपने खराब काम किए हुए एमपीज को पूरा का पूरा रिपीट कर देना, तो ये वो दोहरी समस्या उनके साथ में वहां पर हो गई। तो ये, लेकिन आपका जो सवाल है संदीप, उस सवाल का एकमात्र जवाब यह है कि दरअसल बीजेपी के पास में इन जगहों पे एमपीज के कामकाज के नाम पर बड़ा शून्य है। पूरे भारत में अगर आप 303 एमपीज की बात करें, आप गिनना शुरू करेंगे तो आपको 30 एमपी भी ऐसे नहीं दिखेंगे जिनके लिए आप कहेंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में इतना जबरदस्त काम किया कि प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर न भी लगाएं तो भी वो जीत जाएंगे। सच्चाई यह है कि बीजेपी की नैया केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी अपनी पॉपुलैरिटी से खींच रहे हैं, वही खेल रहे हैं और वही पार लगा सकते हैं। उसकी भी एक सीमा होती है, या इसमें कोई सीमा यहां पर काम नहीं करती? नहीं, केंद्रीय नेतृत्व की जहां तक बात है, उसमें सीमा दिक्कत विपक्ष की यह है कि लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्शन में संदीप 543 चुनाव नहीं लड़े जा सकते केंद्रीय लेवल पे। एक लिमिटेशन है उसकी, जहां पे बहुत ही नकारा एमपी होगा
और विपक्ष की ओर से एक नॉन नेगेटिव कैंडिडेट भी दिया जाएगा, तो लोकलाइजेशन में वो इलेक्शन खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिए कि ये केंद्रीय चुनाव है। केंद्रीय चुनाव 543 चुनावों का एक अलग अलग वैसा नहीं बन सकता। तो मतलब शर्मा। चुनावों का लोकलाइज होना, स्थानीय होना, ये एक बड़ा फैक्टर दिख रहा है। हम अभी तक एक चुनावों फैक्टर में तलाश हाँ, रही थी। ये फैक्टर डेफिनेटली है। और बीजेपी को जहां जहां पर चुनाव, जिन सीटों पे, मैं राज्यों में नहीं बोल रहा हूं, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है देश में जिसमें हम कहें ये इस राज्य का कंप्लीट लोकलाइज चुनाव, ऐसा इनफैक्ट पंजाब भी नहीं फॉर दैट मैटर। तो अलग अलग राज्यों में पॉकेट्स में कुछ सीटें हैं जहां पे लोकलाइज हो गया है चुनाव। तो ये वो इंटरेस्टिंग बीजेपी आपने के बात लिए कही। आउट ऑफ सिलेबस, हाँ वो हाँ, आउट ऑफ ये आउट सिलेबस ऑफ सिलेबस हो गया है ये। ठीक है।